नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, लगातार हम पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं और यूपी टेट का अब सबका एग्जाम सिटी आ गया है। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो पर्यावरण अध्ययन का आज मेरी 8वीं क्लास है और 8वीं क्लास जो है आप 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जो 2020 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को आज सॉल्व करेंगे। ये मेरी 8वीं क्लास है और आप लोग जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग देख रहे हैं वो पिछली सारी क्लास जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से प्रश्नों का नेचर बदलता जा रहा है। ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और महत्वपूर्ण के साथ साथ आपको नंबर अच्छे दिलाने का काम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि सन 1853 में भारत में पहली ट्रेन यात्री ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, अर्थात भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। 1853 में कब चलाई गई थी? 1853 में 13 अप्रैल, पूरा डेट अगर पूछेगा 13 अप्रैल 1853 को ये पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। और ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो ये 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। कितने दूरी मीटर का समय तय किया था? ये 34 किलोमीटर का, और ये बंबई से पुणे तक की दूरी को तय किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई से पुणे के बीच, बंबई से ठाणे के बीच ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, इसका पूरा डेट पूछेगा 13 अप्रैल 1853। दूसरा प्रश्न ये, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया में पशुओं को बेचने के लिए मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए है कि सोनपुर में, ऑप्शन बी है कि पुष्कर में, ऑप्शन सी है कि नासिक में, और ऑप्शन डी है कि हरिद्वार में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश जी बताइए। पशुओं का एशिया का सबसे बड़ा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राकेश जी बता रहे हैं, सर जी सही बता रहे हैं आप, तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? ये सोनपुर बिहार में। दोस्तों क्या? सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। पशुओं को वहां पे खरीदा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। यही पुष्कर मेला है, जो पुष्कर मेला में ऊंटों की, घोड़ों की क्या होती है? खरीदारी होती है, बेची की जाती है। नासिक में जो है, नासिक में आपको कुंभ मेला देखने को मिलता है, हरिद्वार में भी कुंभ देखने को मिलता है, और प्रयागराज में भी कुंभ देखने को मिलता है, और उज्जैन में भी कुंभ देखने को मिलता है। अर्थात 4 शहरों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय एकता परिषद का मतलब क्या होता है? कि सभी जाति धर्म, सभी विभिन्नताओं में एकता की बात की जाती है, और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। क्या की गई थी दोस्तों? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, 1961। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार है कि समता का अधिकार, ध्यान करिएगा, समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? समता यानी इक्वलिटी का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए है कि 14 से 18, ऑप्शन बी है कि 23 से 24, ऑप्शन सी है कि 25 से 28, और ऑप्शन डी है कि 19 से 22। बताइएगा किस में समता का अधिकार मिलता है? अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 1922 में, इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। अगर मैं बात करूं 25 से 28 में, इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, अर्थात आप किसी भी धर्म जाने के लिए स्वतंत्र हैं। 23 से 24 में आपको जो क्या मिलता है? 23 से 24 में आपको मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 14 से 18 में आपको समता का अधिकार मिलता है, इक्वलिटी मिलता है, समता का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समता का अधिकार मिलता है, आपको इक्वलिटी मिलती है। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कि यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन डी है कि भारत। किस देश में लचीला संविधान स्थित है? लचीला का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल संविधान। और भारत का संविधान कैसा है?
तो भारत का संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। लेकिन लचीला संविधान जो होगा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का होगा, और चीन और अमेरिका के संविधान जो है एक कठोर संविधान है, लेकिन भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लेकिन यूके का संविधान जो है जो लचीला संविधान माना जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कि गर्म मरुस्थल में, ऑप्शन बी है कि मानसून में, ऑप्शन सी है कि टैगा में, और ऑप्शन डी है कि टुंड्रा प्रदेश में। बताइए ये रेंडियर क्या होते हैं? रेंडियर जो होते हैं एक प्रकार के पशु होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्या? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, और वहां के लोग जो होता है इसको वाहन के रूप में, वाहन या यातायात के रूप में क्या करते हैं? रेंडियर को यूज करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ऐसा प्रदेश जहाँ ठंडा ज्यादा होता है वहां पे ये रेंडियर पाया जाता है। तो इस तरह से गर्म मरुस्थल में तो होगा नहीं, मानसून में होगा नहीं, टैगा में नहीं होगा, टुंड्रा प्रदेश जो होता है ठंडा प्रदेश होता है वहीं पर रेंडियर पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखिए ध्यान देखिएगा, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए है कंपास, ऑप्शन बी है कि डाउन्स, ऑप्शन सी है कि पेरी, और ऑप्शन डी है कि पंपास। तो कौन सा घास जो है शीतोष्ण नहीं है? तो शीतोष्ण कौन सा घास नहीं है दोस्तों ये बताना है। ये आपके 3 घास जो हैं ये शीतोष्ण प्रकार के घास हैं। क्या है? शीतोष्ण प्रकार के घास हैं, शीतोष्ण प्रकार की घास है। लेकिन एक जो है कंपास जो है ये शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण प्रकार का घास है। क्या? उष्ण प्रकार का घास है जो ब्राजील में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, कैंपास सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको लगाइए और बताइए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहदम महाद्वीप है, यानी बृहद या बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है कि एशिया, ऑप्शन सी है कि अफ्रीका, और ऑप्शन डी है कि यूरोप। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बता देंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं। राकेश बता, सर जी इसका सही आंसर क्या है बता रहे हैं, तो सही है, सभी सही बता रहे हैं। चलिए सभी लोग बता रहे हैं सर जी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, सही बात है। अगला प्रश्न है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है कि झारखंड में, और ऑप्शन डी है कि थार मरुस्थल में। तो जो थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो जो थारू जनजाति है, आप ऐसे मैप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। क्या? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, तथा साथ ही में उत्तराखंड में भी ये लोग रहते हैं, साथ ही ये उत्तराखंड में भी रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या है? सही होगा। ए और बी में ये थारू जनजाति क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों सही होगा। अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न 10 नंबर का आपकी स्क्रीन पे आ गया। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, अर्थात भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, और ऑप्शन डी कि मध्य प्रदेश में। बताइएगा कहाँ स्थित है? झारखंड में कि छत्तीसगढ़ में कि उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में? ये बहुत बढ़िया है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? देखते हैं इसका सही आंसर कौन बताता है। अगर मैं बताऊं भिलाई संयंत्र की मैं बात बताऊं, इस्पात संयंत्र की, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और किसके द्वारा किया गया था? किसके सहयोग से किया गया था? तो ये सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा इस संयंत्र का स्थापना किया गया था। सोवियत संघ के द्वारा 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे की गई। अभी तक भारत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है कहाँ की गई है। ऑप्शन ए विधानसभा में, ऑप्शन बी एक विधानमंडल में, ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं में और ऑप्शन डी की लोकसभा में। अभी तक सरकार लोकसभा में पारित कराने की बात कर रही थी, लेकिन पिछले महीने देखे हैं कि लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण 33% पारित नहीं हो पाया है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को क्या है, दे दी गई है पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। 12 नंबर का प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसका उसका उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 50 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु को वो पूरा कर लेगा तो राज्यपाल बनने की योग्यता को पा सकता है। अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न है आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। आइए सूची देखते हैं। चलिए 13 नंबर का प्रश्न को कैंसिल करिए। 13 नंबर का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची बनाया नहीं गया किसके किसके साथ इसको सूचित करना है, तो इसको कैंसिल करके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था। तो पहली बात कि अनुच्छेद 356 होता क्या है, तो अनुच्छेद 356 को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन अर्थात जिस राज्य में वहां का मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो पाता है, अर्थात वहां के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाता है, तो ऐसे प्रदेशों में राज्य का राज्यपाल जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर शासन करता है। तो पहली बार ये कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए है कि केरल 1959 में, ऑप्शन बी है कि जम्मू कश्मीर 1956 में, ऑप्शन सी कि मध्य प्रदेश 1957 में, ऑप्शन डी बिहार 1958 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, फटाक से बताइएगा, सबसे ज्यादा बताइएगा। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं राकेश, बता रहे हैं कि सर केरल में 1959 में पहली बार आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिला था। तो पूछता है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 356 में है। आइए 15 नंबर का प्रश्न है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, अर्थात जो नगर निगम है वो कौन से कर लगा सकता है। ऑप्शन ए गृह कर, ऑप्शन बी एक चुंगी कर, ऑप्शन सी एक मनोरंजन कर और ऑप्शन डी के उपयुक्त में से सभी। अगर नगर निगम का दायरा देखा जाए तो उसके नगर निगम के द्वारा ये सभी कर लगाए जा सकते हैं, अर्थात उपयुक्त में से सभी कर क्या है, नगर निगम लगा सकता है। अगर मैं बात करूं 16 नंबर का प्रश्न जो है बहुत शानदार है, और 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है कांग्रेस घास, ऑप्शन बी एक जलकुंभी, ऑप्शन सी एक दूब घास और ऑप्शन डी है कि लंटाना कैमरा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप देखे होंगे एक गांवों में घास होती है जो हरा हरा, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, और तालाब में होता है, पूरे वो तालाब को क्या करता है, छेक लेता है, और उस छेके हुए तालाब में देखते हैं कि पानी कहीं नहीं दिखाई देता, सिर्फ जमकुल्ली दिखाई देता है। तो इसी को जलीय खरपतवार या समस्याकारी जलीय खरपतवार बंगाल में कहते हैं, और इसका नाम है जलकुंभी। जल का कुंभी है, अर्थात जल को निगल जाती है, जल को पूरी ढक लेते हैं, इसी को जलकुंभी कहते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, क्या लक्षण है। ऑप्शन ए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी यह प्रजनन नहीं कर सकता, ऑप्शन सी इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता, ऑप्शन डी है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। 17 का क्या है, 17 का सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं सर जी, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, वायरस को। किसको दोस्तों, वायरस को। 18 नंबर का प्रश्न देखिएगा, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कि
जिबरेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है इथाइनिन, और ऑप्शन डी है कि ऑक्सीन। बताइएगा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये टफ है आपके लिए, नया प्रश्न है, लेकिन आप भी इसको क्या कर लेंगे? कर लेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थाइनिल जो होता है बेटा, इसका थाइनिल जो है इसका सही होगा, जो पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकाने का कार्य करता है। आप लोग चेक देखिए इसका, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है इथाइनिल है, जो फलों को पकाने में कार्य करता है। ठीक है, सी वाला। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसको राइजोनियम कहते हैं, उसे क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं, उसे विब्रियो कहते हैं, या उसे एजो बैक्टीरिया कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? जिसमें जीवाणु क्या है? नाइट्रोजन क्या है? स्थिरीकरण की क्षमता रखती है। इसका बताइएगा क्या है? ये तो थोड़ा सा प्रश्न जो है ये थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम हो जाएगा। इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 का, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? अर्थात कौन सा डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए कि सी डीएनए, ऑप्शन बी है कि बी डीएनए, ऑप्शन सी है कि जेड डीएनए, और ऑप्शन डी है कि ए डीएनए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी डीएनए। क्या दोस्तों? इसका बी डीएनए जो होगा सही है। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में सामान्य पाया जाता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में क्या है? सामान्य पाया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए कि लीच, ऑप्शन बी है काइटन, ऑप्शन सी है इक्नस, और ऑप्शन डी है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का प्रश्न क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसकी सही आंसर क्या है। आप लोग भी बताते रहिएगा, आप लोग भी क्या है उसको बताते रहिएगा। इसका सही आंसर डी आ रहा है, डी आ रहा है, यूक्लोक्लेटा इसका सही आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं 22 नंबर का, कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, किसकी इकाई है? वसा अम्ल की, अमीनो अम्ल की, कि विटामिन की, कि ग्लूकोज की। बताइएगा प्रोटीन अणुओं की इकाई है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है ये बताइए, फटाक से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन किसकी इकाई है? तो ये अमीनो अम्ल की सबसे अच्छी इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन बी है कि रिक्तकाएं, ऑप्शन सी है कि तारक काय, और ऑप्शन डी है सेलुलोज कोशिका भित्ति। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है? पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तारक काय जो है यही अनुपस्थित रहता है पादप कोशिकाओं में। अगला है कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है कि पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है कि अधिकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है कि एकृत ग्रंथि, और ऑप्शन डी है कि अग्नाशय। बताइएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यकृत जो होता है बेटा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, यकृत। अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य या राजकीय पक्षी है मोर, गौरैया, तोता कि सारस क्रेन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारस क्रेन जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य की या राज्य पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो इसको सही कर लीजिएगा, गलत मत करिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आप गांव पृष्ठभूमि से होंगे तो इसको देखेंगे। पूर्वा किस अधिवास में शामिल किया जाता है? आप गांव में होंगे तो देखे होंगे कि ये फलाने का पूर्वा है, ये उनका पूर्वा है, ये पंडित जी का पूर्वा है, तो ये यादव जी का पूर्वा है। ये चीजें कहाँ आपको देखने को मिलती है? आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भाषा सुनने को मिलता है, इसलिए ग्रामीण सही होगा। आइए, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अर्थात कौन सा पर्वत जो है ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए एक यूराल, ऑप्शन बी एक अपलेशियन, ऑप्शन सी है कि किलिमंजारो, और ऑप्शन डी है कि अरावली। तो अभी पिछली क्लास में मैं बताया था कि किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी के उद्गार से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 28 नंबर का प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। एनिफेंटा एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, अर्थात एनिफेंटा गुफा का नाम सुने होंगे। ये एनिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कि गोवा के तट पर, ऑप्शन बी कि मुंबई के तट पे, ऑप्शन सी है कि गंगा के तट पे, और ऑप्शन सी है कि कच्छ के तट पे। तो एनिफेंटा गुफा जो है और द्वीप कहाँ स्थित है? तो मुंबई के तट पे स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर बी फॉर बाल होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, मानसून वन पाया जाता है, यानी मानसूनी वन पाया जाता है जहां वर्षा होती है, अर्थात मानसूनी वन कहाँ पाया जाएगा? जहां सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं पर मानसूनी वन पाया जाएगा, वहीं पर हरे भरे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए कि 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, ऑप्शन बी है कि 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा, ऑप्शन सी है कि 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा, ऑप्शन डी है कि 70 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा। तो मानसूनी प्रकार की वन वहीं पाए जाते हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा हो। तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहीं पे हरे भरे वन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, करवी एंगलांग का पठार का विस्तार है। करवी एंगलांग का पठार का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन ए कि हिमालय, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी एक शान का पठार, और ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही है कार्बी एंगलांग का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार में इसका क्या है? सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास जो है कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा, और प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को आप क्या है सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपकी तैयारी क्या और बेहतर होती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।